हाँ जी, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। भाई गाड़ी चलाएगा नहीं, गाड़ी ठोकेगा। हेलो बच्चों, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 10th ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट रीड नंबर 10th में जो हमने पैसेज आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वर्ब्स को जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं आपको बता दूं कि ये आपको इतना बेनिफिट नहीं करेगा। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको सिंपली उस प्लेलिस्ट पे जाना है एंड सारे वीडियो सीक्वेंस में देखने हैं अगर आपको सच में पूरा बेनिफिट उठाना है तो, क्योंकि हर वीडियो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आपके लिए लाया जा रहा है एंड जो उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ हर चीज़ सिस्टमेटिकली हो रही है, कुछ भी रैंडम नहीं है यहाँ पे। सो पूरा बेनिफिट उठाना है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी बच्चों के लिए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड आपके सामने है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी रेफरेंस क्या लिखा है? फॉर अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसी दैट पीक्ड इन द अर्ली टू मिड 2000s। लॉन्ग स्टैंडिंग जो बहुत लंबे समय से बना हुआ है उसके लिए बोलते हैं। मीनिंग अ रिबेलियन और अपराइजिंग अगेंस्ट अथॉरिटी इज अ मूवमेंट विद इन अ कंट्री डेडिकेटेड टू ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट। रिबेलियन, विद्रोह, अपराइजिंग, क्रांति, किसके खिलाफ? जो अथॉरिटी है यानी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। इज अ मूवमेंट विद इन अ कंट्री यानी कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर भी हो सकता है। डेडिकेटेड टू ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट यानी कि जो इसका लक्ष्य है, जो एम है, जो मोटिव है वो क्या है? जो करंट गवर्नमेंट है जो शासन कर रहा है उसको पलट दिया जाए, हटा के आपका जो ग्रुप है जो अपराइजिंग जिसने की उस ग्रुप में से कोई आगे आएगा और उसे लीड करेगा कंट्री को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। विद्रोह बोलते हैं हिंदी में। देखिए एग्जाम्पल है हमारे सामने, एक न्यूज़ में से स्क्रीनशॉट लिया गया है और हेडिंग क्या है? अनरावलिंग द कॉम्प्लेक्स चैलेंज ऑफ इंसर्जेंसी इन अफ्रीका। यानी अफ्रीका में इंसर्जेंसी की घटनाएं हो रही हैं उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यूथ है, सबके हाथ में गन्स हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं एंड अब देखें कि इनका जो मकसद होगा वो क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, कोई नेशन है अफ्रीका का, वहाँ पे अगर ये हो रहा है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको हटा के ये चाहते हैं कि ये अपना शासन लेकर आए। सो इंसर्जेंसी, विद्रोह। एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने, अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर रिटर्न ऑफ द इंसर्जेंसी। अब ये जो आर्टिकल है 2019 का है और उसमें से स्क्रीनशॉट लिया गया है। बात हो रही है कश्मीर में इंसर्जेंसी की घटनाएं होती हैं, वहाँ का जो यूथ है एंड स्पेसिफिकली मुस्लिम यूथ वो डिमांड करता है कि एक अलग देश बना दिया जाए जम्मू एंड कश्मीर को। सो वहाँ पे भी इंसर्जेंसी यानी विद्रोह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है। सो ये था आपके लिए इंसर्जेंसी का एग्जाम्पल। अब हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला सेंटेंस लिखा है द गवर्नमेंट डिप्लॉयड एडिशनल ट्रूप्स टू सप्रेस द इंसर्जेंसी इन द रीजन। कोई रीजन है जहाँ पे इंसर्जेंसी की घटना हो रही है तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे एडिशनल ट्रूप्स यानी सेना भेजी, क्या करने के लिए? सप्रेस करने के लिए, यानी दबाने के लिए, कुचलने के लिए। ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज अरेस्टेड फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एन इंसर्जेंसी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए इंसर्जेंसी का जो यूजेज है वो गलत है। ये सेंटेंस गलत है। बिजनेस प्रैक्टिसेस अगर जो भी हैं अनफेयर हैं उनके लिए अगर आप कुछ विद्रोह कर रहे हैं तो उसको हम नॉर्मली प्रोटेस्ट बोल सकते हैं, आप इंसर्जेंसी नहीं बोल सकते। तो दिस सेंटेंस इज एक्चुअली रॉन्ग, इनकरेक्ट है कॉन्टेक्चुअली। थर्ड सेंटेंस, द कंट्री हैज़ बीन ग्रैपलिंग विद अ प्रोलॉन्ग्ड इंसर्जेंसी इन द नॉर्दर्न प्रोविंसेस। नॉर्दर्न जो प्रोविंस हैं वहाँ पे जो कंट्री है जिसकी भी बात हो रही है वो बहुत समय से जूझ रही है इंसर्जेंसी की घटनाओं से, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। चौथा एग्जांपल, द मिलिट्री लॉन्च्ड अ सक्सेसफुल ऑपरेशन टू क्वेल द इंसर्जेंसी। मिलिट्री ने सक्सेसफुली इंसर्जेंसी को दबा दिया, कुचल दिया, कुचल दिया, कॉश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। सो यहाँ पे ये सेंटेंस भी सही है। चलिए, आई होप आपको इंसर्जेंसी का मीनिंग समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। रेबेलियन, विद्रोह, रिवोल्ट, विद्रोह, अपराइजिंग, क्रांति, तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में। ऑपोजिट की बात करें तो कंप्लायंस यानी आप जो है नियम कायदे कानून उनको मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ओबीडियंस, आज्ञाकारी होना, ओबीडियंस आज्ञा।
सो आप अगर मान रहे हैं सारी बातों को तो यानी आप ओबीडियंट हैं. ओबीडियंट एडजेक्टिव, ओबीडियंस नाउन. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एनाक्रोनिस्टिक. रेफरेंस पढ़ लेते हैं पहले. रिफ्यूज टू गिव अप ऑन देयर एनाक्रोनिस्टिक आइडियोलॉजी. गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना. एंड एनाक्रोनिस्टिक का क्या मीनिंग है? समथिंग दैट्स ओल्ड फैशन्ड एंड मे बी अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस. क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड, आउट ऑफ डेट. आउट ऑफ डेट जिसका डेट से रेलेवेंस ना समझ में आ रहा हो. क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस, समय के अनुसार ना हो, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक. अब यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, एना जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक. और क्रोन बेसिकली रिलेटेड होता है किससे? टाइम से. एक बहुत फेमस मीम है अमित शाह जी का, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक. आई थिंक जो अभी कुछ टाइम पहले जो एनआरसी वगैरह का कुछ चला था, तो उस समय उन्होंने बोला था, ये स्टेटमेंट दिया था, आप क्रोनोलॉजी समझिए, ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे. सो टाइम से रिलेटेड होता है क्रोन. एंड एना यानी अगेंस्ट. एनाक्रोनिस्टिक एडजेक्टिव बनती है इससे मिलके, यानी अगेंस्ट द टाइम, यानी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ अगर गलत है तो उसको हम बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. अब ये इमेज है आपके सामने. आप सोचिए कि अगर आज की डेट में अगर आपको फ़ोन कॉल या तो करने हो या रिसीव करने हो, तो क्या आप किसी इस तरीके के टेलीफोन बूथ पे जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिकॉज आप सबके पास स्मार्टफोन्स होंगे, घर में होंगे, कुछ ना कुछ तो अवेलेबिलिटी होगी, कहीं ना कहीं तो फ़ोन होगा. स्मार्टफोन नहीं होगा तो नॉर्मल टच कीपैड वाला फ़ोन होगा, यानी आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. सो आज की डेट में अगर ये कोई अपने घर पे रखता है या ये कोई बोलता है कि मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, किस चीज़ का बिज़नेस? मैं बूथ लगाऊंगा, टेलीफोन बूथ, वहाँ पे लोग आएंगे और पैसे देंगे कॉल करने के लिए या रिसीव करने के लिए, तो ये कैसा बिजनेस आइडिया हो जाएगा? एनाक्रोनिस्टिक. आई होप आपको समझ में आया एनाक्रोनिस्टिक. एक और एग्जांपल है हमारे सामने, ये जो इमेज है एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ वॉर, जिसमें अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के बीच में ये जो वॉर हुआ था. अंग्रेज़ों ने फाइनली इस वॉर को जीता था. टीपू सुल्तान इसमें उनकी डेथ हुई थी और श्रीरंगपट्टम पे कब्जा कर लिया था. सीज ऑफ श्रीरंगपट्टम हम बोलते हैं इसको, एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ वॉर. तो अब आप देखिए यहाँ पे जो वॉर हो रहा है इसमें तलवारों का यूज़ हो रहा है, तोप का यूज़ हो रहा है, भालों का यूज़ हो रहा है. अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पिक्चर करता है इसको और उसमें इनके हाथों में AK-47 ग्रेनेड्स, मशीन गन्स दे दे, तो ये कैसा हो जाएगा? एनाक्रोनिस्टिक. यानी उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इस तरीके के वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स अवेलेबल नहीं थे, और अगर ये पिक्चर में दिख जाएं तो आप क्या बोलेंगे? कैसा है? एनाक्रोनिस्टिक. ठीक. चलिए वापस से हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ते हैं एक एक करके. द यूज़ ऑफ टाइपराइटर्स इन मॉडर्न ऑफिसेज सीम्स एनाक्रोनिस्टिक इन टुडेज डिजिटल एज. आज के युग में अगर आपके ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में आप टाइपराइटर्स देखें अगर, तो वो कैसा होगा? एनाक्रोनिस्टिक होगा. सो बिल्कुल सही सेंटेंस है. दूसरा एग्जाम्पल, हिज चॉइस ऑफ क्लोथिंग वॉज सो एनाक्रोनिस्टिक दैट इट लुक्ड लाइक ही स्टेप्ड आउट ऑफ अ डिफरेंट सेंचुरी. उसने जो कपड़े पहने हैं वो ऐसे लगे कि वो किसी पता नहीं कौन सी शताब्दी से निकल के आया है, कौन सी सदी से निकल के आया है. सो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है. द फिल्म्स एनाक्रोनिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस रेज्ड आईब्रोज अमंग हिस्टोरियंस. फिल्म में जो एनाक्रोनिस्टिक पोर्ट्रेयल है एंशिएंट सिविलाइजेशन का, उसमें लोगों की भौएं, हिस्टोरियंस की भौएं तन गई, यानी वो गुस्सा हो गए. आई बिलीव उन्होंने जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उनके हाथ में मोबाइल फोन्स दिखा दिए या कार में बैठे हुए दिखा दिए. तो आई बिलीव ये सेंटेंस भी सही है. देख लेते हैं, चौथा पढ़ते हैं. द मीडिएवल कासल फीचर्ड मॉडर्न इलेक्ट्रिक लाइटिंग विच वॉज एन एनाक्रोनिस्टिक डिटेल इन द हिस्टोरिकल फिल्म. मीडिएवल कासल है, उसमें मॉडर्न इलेक्ट्रिक लाइटिंग दिखा दी, और ऑब्वियसली अगर आप मध्यकाल में किसी कासल की बात कर रहे हैं उस पर आप मॉडर्न लाइट्स दिखा देंगे जो आजकल हम अपने घरों में यूज़ करते हैं दीपावली के टाइम पे, तो वो कैसा हो जाएगा? अगेन एनाक्रोनिस्टिक हो जाएगा. तो ये सेंटेंस भी सही है. विच वॉज एन एनाक्रोनिस्टिक, वॉज लगा हुआ है, बिल्कुल सही. ग्रामेटिकली भी सही है, कॉन्टेक्चुअली भी सही है, यानी कि दीज ऑल आर करेक्ट. ऑल आर करेक्ट. आई होप आपको समझ में आ गया हो एनाक्रोनिस्टिक का मीनिंग. चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स पे. आउटडेटेड, ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट जो
बहुत पुराना हो जाए समय के अनुसार, एंटिक्वेटेड, ये भी पुराने से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है यहाँ पे, पर आउट ऑफ डेट भी होता है, यानी समय के साथ न हो, उसको भी हम बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक। यहाँ पे ये तीनों पुराने का सेंस दे रहे हैं, पर एनाक्रोनिस्टिक मैंने बताया कि ऐसा होता है कि पुराना तो होगा पर आउट ऑफ टाइम भी होगा, यानी आउट ऑफ प्लेस लगेगा आपको कि होना क्या चाहिए था और वहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए। चलिए बात करते हैं एंटोनिम्स की। मॉडर्न, करंट, आज का, उसको बोलते हैं हम इसके, सॉरी ये दोनों वर्ड्स हमारे क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए किसके, एनाक्रोनिस्टिक के। आई होप आपको समझ में आ गया हो वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज जेपर्डाइज। जेपर्डाइज, ओके, रेफरेंस पढ़ते हैं। अ वायलेंट ओवरथ्रो दैट जेपर्डाइजेस देयर लाइव्स। ओके, मीनिंग क्या लिखा है, टू पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। किसी को या किसी चीज को ऐसी सिचुएशन में डाल देना जहां पे जोखिम हो, रिस्क हो, जान का, चोट लग जाने का या हार का, उसको बोलते हैं जेपर्डाइज। ठीक है, अब जो थंबनेल था वापस उस पर आ जाते हैं आपके लिए। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अब सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनएक्सपीरियंस्ड है, एंड मान लेते हैं इनएक्सपीरियंस्ड हो, और दूसरा एक और है जो ड्रंक है, और वो बोले कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो वो क्या कर रहा है, वो जोखिम में डाल रहा है, जितने भी लोग कार में बैठे हैं उनकी जान को जोखिम में डाल रहा है, बिकॉज इट इज़ ऑब्वियस कि एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन है और वो अगर ट्रैफिक वाले जगह पे या हाईवे पे बोलता है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, या फिर कोई ड्रंक है वो बोलता है मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ वेरी मच प्रोबेबल कि एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली दैट पर्सन इज जेपर्डाइजिंग अदर पीपल्स लाइव्स। ठीक, जेपर्डाइज यानी जोखिम में डालना। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं जेपर्डाइज के और एग्जांपल्स। यस, अब ये देखिए, ये पर्सन है बेसिकली, अब किंग कोबरा है ये, एंड जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वेनमस टीथ होते हैं स्नेक के। अब इसमें से एक मुझे दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा, बट स्टिल अगर स्नेक यानी जो कोबरा स्नेक है, अगर उसने नॉर्मली भी काट लिया, यानी अगर उसके वेनमस टीथ नहीं भी हैं तो भी काट लिया, तो इतना जोर का घाव होगा कि ये जो पर्सन है मतलब इनका मांस बहुत सारा निकल जाएगा। ठीक, तो ये जो कर रहे हैं बिकॉज बेसिकली ही इज जेपर्डाइजिंग हिज लाइफ। हाँ, अपने आप को हार्म पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्रयास में हैं। चलिए एक और एग्जांपल है हमारे सामने, हमारे देश का यूथ, हाँ, भटका हुआ। देखिए क्या कर रहे हैं बच्चे सारे, और सब टीनेजर्स ही हैं आई बिलीव, जो दिख रहा है इमेज में। उधर से देखिए ट्रेन आ रही है, एंड ये रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए हैं फॉर गेटिंग देमसेल्व्स पिक्चर्ड, और ये बेसिकली ये सारे क्या कर रहे हैं, दे आर जेपर्डाइजिंग देयर लाइफ्स। ठीक है, सो ये आप मत करिएगा कभी भी, ज़रूरत भी नहीं है करने की ऐसे काम। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास 4 सेंटेंसेस है, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। हर रेकलेस ड्राइविंग कुड जेपर्डाइज द सेफ्टी ऑफ एवरीवन ऑन द रोड। कोई लड़की है, वो जो ड्राइविंग है उसकी कैसी है, रेकलेस, लापरवाह, चलानी नहीं आ रही उनको गाड़ी, और कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी क्लच पे पैर रख देती हैं, कभी एक्सीलेटर पे पैर रख देती हैं, कभी ब्रेक लगा देती हैं, और इधर उधर मोड़ रही हैं। रेकलेस ड्राइविंग कुड जेपर्डाइज द सेफ्टी ऑफ एवरीवन ऑन द रोड, बिल्कुल सही सेंटेंस है। इफ इट डोंट मीट द डेडलाइन इट कुड जेपर्डाइज द एंटायर प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने डेडलाइन मीट नहीं की, समय पे काम पूरा नहीं किया, तो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, जेपर्डाइज हो जाएगा, क्योंकि समय पे आपको किसी को डिलीवर करना होगा। बिल्कुल सही सेंटेंस है। द कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी माइट जेपर्डाइज इट्स एम्प्लॉइज जॉब सिक्योरिटी, बिल्कुल सही है। कंपनी की जो फाइनेंसेस है वो इतने स्ट्रांग नहीं चल रहे हैं, इनस्टेबिलिटी है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। हिज डिसीजन टू इग्नोर द वार्निंग जेपर्डाइज द एंटायर मिशन। हिज डिसीजन टू इग्नोर द वार्निंग जेपर्डाइजेज होगा या जेपर्डाइज्ड होना चाहिए आई बिलीव, क्योंकि प्रेजेंट में नहीं सेंस बन रहा, पास्ट में ही होगा, यहाँ पे ईडी आना चाहिए ना। हिज डिसीजन टू इग्नोर द वार्निंग जेपर्डाइज्ड द एंटायर मिशन, एग्जैक्टली। तो ये सेंटेंस बेसिकली ग्रामेटिकली गलत है। वैसे तो सही है कॉन्टेक्चुअली, बट ग्रामेटिकली गलत है, वहाँ पे सेकंड फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की। चलिए आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एंडेंजर, जोखिम में डालना, रिस्क, थ्रेटन, तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो सेफ गार्ड, बचाव करना, प्रोटेक्ट, सिक्योर, बचाव करना, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज अट्रीशन। रेफरेंस क्या लिखा है, हैज एंश्योर्ड दैट द वॉर ऑफ अट्रीशन कंटिन्यूज। ओके, वॉर ऑफ अट्रीशन बड़ा अच्छा फ्रेज है, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, अभी डिस्कस करेंगे। मीनिंग द ग्रेजुअल
reduction or weakening of a military force or other group, usually as a result of sustained pressure or harassment. ग्रेजुअल रिडक्शन, रिडक्शन कैसे? ग्रेजुअल है, धीरे धीरे कम हो रहा है. क्या कम हो रहा है? पावर कम हो रही है ऑब्वियसली. वीकनिंग ऑफ अ मिलिट्री फोर्स, किसकी? मिलिट्री फोर्स की बात हो रही है, या फिर किसी ग्रुप की पावर आप कम कर रहे हैं धीरे धीरे, उसको बोलते हैं अट्रीशन. यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ सस्टेन्ड प्रेशर और हैरेसमेंट. लगातार आप उस पर प्रेशर बना के रखें या हैरेस करें तो जो मिलिट्री फोर्स है या ग्रुप है या ट्रूप है उसमें क्या होगा? देखने को क्या मिलेगा? अट्रीशन. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो. अब यस, हमारे सामने है वॉर ऑफ अट्रीशन का एग्जाम्पल. अब ये देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक मोमेंट आया था जब दोनों आर्मी जो आपस में लड़ रही थी, उनके जो सोल्जर्स थे वो ऐसे ट्रेंचेस में एंट्रेंच्ड थे. एंट्रेंच्ड वापस आ गए, स्टैब्लिश थे ट्रेंचेस में. और हो क्या रहा था? दोनों जो आर्मीज थी वो कोशिश कर रही थी कि सामने वाली जो आर्मी है वो घुटने टेकते. और क्या कर रहे थे? दोनों खाई में बैठे हुए हैं, दोनों आर्मीज के जो सोल्जर्स हैं वो खाई में बैठे हुए हैं. अब दोनों की पोजीशन कैसी है? डिफेंसिव पोजीशन है. अब खाई में से ऐसे बाहर निकले और गोली चला दी. उधर से भी वही हो रहा था, खाई में से बाहर निकले, गोली चला दी. दोनों में से दोनों आर्मीज जो थी उनमें से दोनों ये सोच रहे थे कि सामने वाले के रिसोर्सेज खत्म हो जाएं, डिप्लीट हो जाए और वो हार मान लें और सरेंडर कर दें. हाँ, तो इस तरीके से ये बहुत लंबा चला, तो इसको हम बोलते हैं वॉर ऑफ अट्रीशन. ऊपर देखिए क्या लिखा है उधर, अ वॉर ऑफ अट्रीशन इज अ लॉन्ग स्लो बैटल. कैसा? लॉन्ग, लंबे चलने वाला, और स्लो बैटल, धीरे धीरे होने वाला. वेयर बोथ साइड्स कीप ट्राइंग टू वेयर ईच अदर आउट. वेयर आउट यानी थका देना. अंटिल वन साइड कांट कीप गोइंग एनी मोर. जब तक कोई जो एक साइड है वो उसके रिसोर्सेज खत्म ना हो जाएं और बोले भैया चलो तुम जीत गए, ठीक, तब तक ऐसा चलता रहता है. इट्स नॉट अबाउट विनिंग क्विकली, इट्स नॉट अबाउट विनिंग क्विकली with a big victory, but more about outlasting the other side through patience and endurance. Through patience and endurance. आप लगातार पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें, साहस बना के रखें, एंड्योर करें, सहन करें, ताकि सामने वाला हार मान जाए, उसके रिसोर्सेज खत्म हो जाए और वो हार मान जाए. वॉर ऑफ अट्रीशन, ठीक. एंड अट्रीशन बेसिकली एक और कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. अट्रीशन रेट होती है कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जब एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ते हैं, क्विट करते हैं, और किस लिए? उनके अप्रेजल्स नहीं हो रहे, उनको दिख नहीं रहा कि उस सेक्टर में ग्रोथ है, एंड या फिर वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट है, तो कंपनीज वो छोड़ते हैं. तो जो नई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि इस सेक्टर में क्या अट्रीशन रेट है, तो उनको क्या HR पॉलिसीज़ रखनी चाहिए, एंड उसको देखते हुए ही वो अपनी HR पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं. अट्रीशन रेट यानी कि किस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ एक साल में या एक महीने में छोड़ के जाते हैं, ठीक. तो अट्रीशन जॉब छोड़ने के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है कॉर्पोरेट्स में. अब हमारे सामने है 4 एग्जांपल्स, लेट्स सी कौन सा सही है कौन सा गलत. शी यूज अ जेंटल क्लींजर टू रिड्यूस द अट्रीशन ऑन हर सेंसिटिव स्किन. एब्सोल्युटली एब्सर्ड. यही समझ में आ रहा है, क्लींजर, जेंटल क्लींजर, रिड्यूस क्या करना है, अट्रीशन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा. द कंपनी फेस्ड अ हाई रेट ऑफ अट्रीशन ड्यू टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज. बिल्कुल सही है. The military operation resulted in attrition among enemy forces. बिल्कुल सही है. The prolonged economic downturn led to attrition in the manufacturing sector. बिल्कुल सही है. लगातार इकोनॉमिक डाउनटर्न बना रहा और उससे क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अट्रीशन बढ़ गया. हाँ, लोग छोड़ के जाने लगे. तो आपको समझ में आ गया, पहला वाला सेंटेंस गलत था, बाकी सारे सही हैं. नाउ बात करते हैं सिनोनिम्स की. इरोजन, जंग लगना, रेस्टिंग, और धीरे धीरे. इरोजन जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे होने वाला, स्लो प्रोसेस होता है. लोहा है, उसके ऊपर पानी गिरा, हवा लगी, एंड उस पर जंग लगी, धीरे धीरे वो इरोड हुआ, वो क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता है एंड खत्म हो जाता है, ठीक. डिप्लीशन, वेयरिंग डाउन. चलिए अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की. स्ट्रेंथनिंग, मजबूती देना, बिल्डअप, मजबूती, रीइंफोर्समेंट, वापस से ताकत दे देना. तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए अट्रीशन के. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज क्यूमुलेटिव. क्या रेफरेंस लिखा है क्यूमुलेटिव का? दे कैन नॉट क्यूमुलेटिवली वाइप आउट द थ्रेट ऑफ द इंसर्जेंट्स. ओके, मीनिंग ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन वो था, डिप्लीशन ये है एक्यूमुलेशन. ग्रेजुअल, दोनों में ग्रेजुअल था, धीरे धीरे होने वाला. ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग ओवर टाइम, द टोटल अमाउंट ऑफ समथिंग व्हेन इट्स ऑल एडेड टुगेदर. टोटल अमाउंट, जब आप सारे छोटे छोटे अमाउंट्स को जोड़ें तो जो एक फाइनल अमाउंट आपको मिलता है उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव अमाउंट, ठीक है.
डिस्कस करते हैं हमारे सामने क्या एग्जांपल्स हैं। हाँ, ये बेसिकली क्यूमुलेटिव जो वर्ड है इसका ग्रीक लैंग्वेज, आई बिलीव ग्रीक या लैटिन में, इसका मतलब होता है टू हीप। हीप का मतलब ढेर, ढेर इकट्ठा करना। नीचे आपने आइटम्स डाले, फिर और ऊपर डाले, फिर और ऊपर डाले, तो ऐसे एक पूरा ढेर बन जाता है पहाड़ जैसी शेप का। और ये जो आपके सामने एग्जांपल है, लिटरली ये पहाड़ जैसा ही है, पर ये पहाड़ नहीं है, ये बेसिकली कूड़े का ढेर है। गाजीपुर लैंडफिल, एनसीआर में गुड़गांव के पास गाजीपुर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से कभी आप गुजरें तो आपको ये देखने को मिलेगा। वो कह रहा है यहाँ पे कूड़े जो भी पूरा एरिया है आसपास का, वहाँ से जो डंपिंग हो रही है कूड़े की, वो यहीं हो रही है। तो बेसिकली जब डंपिंग करते गए जो म्यूनिसिपैलिटी ने डंपिंग करी, तो ये इतना बड़ा ढेर बन गया। एंड यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है, यानी जो मैनेजमेंट है वो पुअर है, और उसके कारण ये पूरा ढेर बन गया है। क्यूमुलेटिव जो ये एक्शन था, इकट्ठ कूड़े को बस डालते रहना एक ही जगह पे, तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये कैसा है? क्यूमुलेटिव रिजल्ट। ये इतना बड़ा पहाड़ बन गया कूड़े का, ये क्यूमुलेटिव रिजल्ट है उन चीज़ों का जो फॉलो किए गए, उस प्रैक्टिस का जो फॉलो की गई। वीक दर वीक, हर वीक ऐसा होता गया, फाइनली आपको ये देखने को मिल रहा है क्यूमुलेटिव रिजल्ट। और एक और एग्जांपल है मैथमेटिकल टर्म्स में, हमारे सामने एक टेबल है, स्कूल ग्रेड दी हुए हैं 1 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स दी गई इसमें इतने, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखिए, फर्स्ट स्कूल ग्रेड की बात करें तो 23, फिर दूसरे के लिए क्यूमुलेटिव यहाँ पे 43 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 58 हो गया, ऐड अप होते जा रहे हैं ये, एंड फाइनली सबको जब ऐड किया तो ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 88। सो एडेड अप, सबको जोड़ दिया गया। चलिए बात करते हैं हम सेंटेंसेस की, कौन सा सही है कौन सा गलत। लेट्स सी। द कंपनी इम्प्लीमेंटेड अ न्यू पॉलिसी टू प्रिवेंट क्यूमुलेटिव डिलेज इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन। क्यूमुलेटिव डिलेज अभी क्लियर नहीं हो रहा, आगे पढ़ते हैं। द कंपनीज प्रॉफिट्स शोड अ क्यूमुलेटिव इंक्रीज ओवर द पास्ट 5 years। बिल्कुल सही है, क्यूमुलेटिव इंक्रीज देखने को मिल रहा है सामूहिक एक साथ जोड़ के। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन द एनवायरमेंट आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट स्पष्ट। सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स क्या है पॉल्यूशन का, कि वो अब दिख रहा है, ठीक है, स्पष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। सिंपल प्लेजर्स सच एज अ वॉक ऑन अ सनी डे हैव अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन आवर मूड। बिल्कुल सही बात है, हमारा मूड अच्छा होता है, धीरे धीरे अच्छा होता चला जाता है अगर हम एक बस सिंपल सी वॉक करें। ये एक अपने आप में एक प्लेजर है, उसकी बात हो रही है, तो ये सेंटेंस भी सही है। अब बात करते हैं वापस से फर्स्ट सेंटेंस की। द कंपनी इम्प्लीमेंटेड अ न्यू पॉलिसी टू प्रिवेंट क्यूमुलेटिव डिलेज। डिलेज की कॉन्टेक्स्ट में क्यूमुलेटिव वर्ड यहाँ पे मुझे एब्सर्ड लग रहा है, इररेलेवेंट लग रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। डिलेज के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बोल सकते हैं? रेकरिंग, बार बार होने वाले डिलेज। प्रिवेंट रेकरिंग डिलेज इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, बिल्कुल ठीक है। सो क्यूमुलेटिव यहाँ पे इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स पे। कलेक्टिव, ग्रेजुअल, इंक्रीमेंटल, बढ़ता धीरे धीरे बढ़ता जाना, इंक्रीमेंटल। एंटोनिम्स की बात करें तो डिक्रीजिंग, कम होने वाला, डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग, तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में। तो ये थे एंटोनिम्स क्यूमुलेटिव के। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, मैं देख रहा हूँ कि आपको परेशानी हो रही है, एंड आई एक्नॉलेज इट। आपको वर्ड्स पे सेंटेंसेस लिखने में परेशानी हो रही है बच्चों, मैं मानता हूँ इस बात को, पर जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कष्ट से ही कृष्ण मिलते हैं। तो आप करेंगे तो फायदा आप ही का है, नहीं करेंगे तो नुकसान आप ही का है। मैं हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप एफर्ट्स मारेंगे तो मैं दुगने एफर्ट्स मारूंगा, अपन और काम करेंगे और बेटर करेंगे। पर अगर आप नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो ठीक है, फिर वो जो स्टेटस को है वो बना रहेगा। मैं हर बार बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, करना आप ही को पड़ेगा, हेल्प करने के लिए मैं हूँ। सो सिंपली क्या करना है, हर वर्ड पे एक सेंटेंस लिखना है और अपने सेंटेंसेस को एक कमेंट के तौर पे इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है। और मैं क्या करूँगा, मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपके आंसर्स को पढ़ूंगा। जो सेंटेंसेस मुझे लगेंगे कि ये आपने अच्छे बनाए, उसके लिए मैं थम्स अप करूँगा, और जो मुझे लगेगा कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उनको मैं आपको एज आंसर वहाँ पे बता दूँगा। ठीक है। सो ये एक्सरसाइज हम रोज़ करते हैं, कभी भी आपको ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि वर्ड्स को उनके ट्रू कॉन्टेक्स्ट में तभी याद किया जा सकता है जब आप पेन लेके उनको खुद लिखें। ठीक है, बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। दूसरा,
आई एम अवेलेबल इन टेलीग्राम विद दिस यूज़र नेम। जितने भी लोगों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है और अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें यहाँ पे। आई विल शेयर द ग्रुप लिंक विद यू। उस ग्रुप को इमीडिएटली ज्वाइन करें, बिकॉज असली डिस्कशन, असली मेंटरशिप वहीं पे हो रही है। एंड फाइनली क्या करना है आपको, पूरा जो हमने डिस्कशन किया इसको देखने के बाद आपको जाना है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 10th पे, अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज, वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड्स, वोकैबुलरी क्विज, पैसेज रीडिंग, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। ये 4 चीज़ें अटेम्प्ट करने के बाद आपको उठानी है आपकी आरसी स्पीड, रिजल्ट स्क्रीन जब आए, और आपका आरसी लेवल, और दोनों को मेंशन कर देना है कहाँ पे, स्क्रीनशॉट फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। जो स्क्रीनशॉट्स आप लें वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दें। आई विल चेक everyone's screenshots, everyone's performance, and then I'll be able to help you accordingly. That's it. कल मिलता हूँ कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।